नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। किसी की भी जीवन में शादी का बड़ा महत्व होता है और अगर ये टूट जाती है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, उसकी ज़िंदगी में खला आ जाती है। सोचिए उस औरत का क्या होता होगा जिसका शौहर उसे तलाक 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 कहकर छोड़ देता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी ट्रिपल तलाक के इस मामले पर इस समय विचाराधीन है उसके सामने कि इसकी संवैधानिक वैधता आखिर क्या है। बहरहाल आज तेजस्विनी में हमारे साथ एक ऐसी ही तेजस्विनी आई हैं जो कि 3 बार तलाक की पीड़िता हैं, जिन्होंने इसे भोगा है, सहा है, संघर्ष किया है, लेकिन ज़िंदगी की रफ्तार को उन्होंने नहीं छोड़ा। वो एक स्कूल टीचर हैं और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को बनाए रखा बल्कि इस व्यवस्था के खिलाफ भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी अर्शिया इस्माइल। बहुत बहुत स्वागत है अर्शिया आपका। तो आपने तो तलाक 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 की जो एक 3 शब्द होते हैं, इसकी पूरी पीड़ा क्या हो सकती है एक औरत की ज़िंदगी में, उसे भोगा है आपने, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही सशक्त महिला के किरदार के रूप में आप आज हमारे सामने बैठी हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली ट्रिपल तलाक का जो हुआ मेरे साथ, उसके बाद अगर मैं एक माँ भी हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं था या समय नहीं था या कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वो ट्रिपल तलाक का जो शौक था उससे कैसे, आप कह रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने अपने आप को बनाया है, बिकॉज जब ये हुआ मेरे साथ तो मैं बुरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन मेरे सामने मेरी बेटी थी जो बिस्तर पे थी, उसकी बैकबोन टूट चुकी थी एंड काफ़ी हम बहुत परेशानी से गुजर रहे थे, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने मेरी सिचुएशन को मुझे हिम्मत दी कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए नौकरी करनी है और अपने बच्चे के लिए ही अपना घर बना के देना है। जी अर्शिया, बिल्कुल ये जो आत्मविश्वास है वो आपके चेहरे पर हम देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लकीरें आपकी ज़िंदगी में दुख की लकीरें आई, उसके बारे में हमें बताइए। किस तरह से आपने झेला ये जो 3 बार तलाक कहा और तलाक हो गया? क्या कुछ हुआ था आपके साथ? एक्चुअली ये 2011 की बात है एंड मेरी बेटी जो है, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स ऑफिसर हैं एंड हेलीकॉप्टर पायलट हैं एंड कभी भी कोई इंसान जब शादी करता है तो सोचता नहीं है, कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसा सिचुएशन देखना पड़ेगा जी। और उस टाइम पे 2011 में जब ये हुआ मेरे साथ, जनवरी 5 को मेरी बेटी छत से गिर गई थी एंड उसका L3 वर्टेब्रा फ्रैक्चर हो गया था, बिल्कुल स्प्लिट कर गया था बीच में से एंड और L4 L5 कंप्रेस हो गया था। तो मेरी बच्ची बिल्कुल बिस्तर पे थी और ना वो करवट भी नहीं ले सकती थी, डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रखा था। तो उस दौरान में मैं उसकी देखभाल कर रही थी, मेरा टाइम पूरा बच्चे के साथ निकल रहा था, बट घर में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, उससे पहले से ख़राब हो गई थी। कुछ चीज़ें थी जो हस्बैंड की, कह लीजिए मतलब, और दुनियादारी इंटरेस्ट ज़्यादा आ गए थे उनके ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो मतलब घर को निगलेक्ट होता जा रहा था एंड मेरे पास कोई स्टडी जॉब नहीं था, कुछ नहीं था एंड मैंने फिर, क्योंकि घर पे वो पैसे के लिए भी परेशान करने लगे थे, बच्ची बिस्तर पे थी, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू करी थी हैदराबाद में मैंने, ताकि मतलब सपोर्ट सिस्टम हो, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं होते। मेरी मदर वो थोड़े थोड़े पैसे भेज देती थी, कभी कोई फ्रेंड हेल्प कर रहा था, इस तरीके से था हमारा। एंड 3 जनवरी को आफरीन मेरी बेटी छत से गिरी एंड उसका बोर्ड एग्ज़ाम था, 12 था, उसको नहीं दे पाई वो एंड डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि बिल्कुल नहीं हिलना है जी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने निकले। अप्रैल में मुझे अभी भी याद है वो दिन कि 24 अप्रैल था एंड उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि उन्होंने अपने चाचा चाची को भी बुलाया हुआ था, तो वो लोग आए थे और मेरी बेटी को कुछ दिल में लग रहा था, कहती है कि मम्मी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है आज। तो मुझे बुलाया गया, बोले ड्राइंग रूम में बिठाया गया बाकायदा से सोफे पे कि आके बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। वो सामने सोफे पे बैठे और मुझे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 18 अप्रैल को तलाक दे दिया। अच्छा।
मैं बहुत मतलब हैरान- मनी मन में उन्होंने दे हाँ, दिया, मनी मैं- मन में दे दिया। मनी मन में मैं बहुत हैरान हो गई कि ये क्या है। और फ्रैंकली मैं पैदाइशी मुस्लिम नहीं हूँ, मैंने कन्वर्ट किया शादी से पहले कन्वर्ट कर लिया था। एंड बहुत ईमानदारी से इस्लाम फॉलो किया है, क्योंकि अपने हस्बैंड को भी नमाज पढ़ना मैंने ही सिखाया। एंड पहले मैंने सीखा, फिर मैंने इनको सिखाया, रोज़े में रखती थी, सब कुछ मैंने अपनी तरफ से पूरा वो किया था कि फैमिली अच्छे खुश रहे। तो मेरे को जब उन्होंने बोला तो मैं बहुत हैरान हो गई थी, एंड आई बिकेम हिस्टेरिकल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो दर्द आज भी जब मैं याद करती हूँ तो बर्दाश्त के बाहर हो बर्दाश्त के जाता बाहर है। मतलब वो जो दिल को जो आई कांट एक्सप्लेन इट। मैं समझ सकती हूँ जी। एंड जो वो दर्द मैंने फेस किया, और जब उन्होंने बोला ऐसे, तो मेरी जो चीख थी, मेरी जो रोने की दर्द, मेरी जो आवाज़ थी, मेरी बेटी जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, उसको चलना मना था, उसको मतलब बाथरूम में जाना मना था, सब कुछ मना था। उसने किस तरीके से अपने आप को वो ब्रेस बांधा अपना, एंड वो किस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म करके वो आई है वहाँ पर। एंड तब उस रियलाइज़ हुआ कि हुआ क्या है। उसके बाद बहुत बेग किया मैं, मतलब घुटनों पे चली गई थी अपने हस्बैंड के सामने, रिश्तेदारों के सामने, उनके चाचा चाची, कि इनको जो करना है करें, इन्हें जो मतलब जिसके साथ जो जैसा रिश्ता रखना है रखें, लेकिन मुझको और मेरी बेटी को घर से ना निकालें। क्यों, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की थी। लेकिन असर नहीं हुआ। मेरे वो चाचा चाची जो ससुर थे वो बोलते थे कि बेटी को छोड़ दो। अब बेटी को कैसे छोड़ दें, हाउ कैन आई लीव माई डॉटर। तो वो फेस हुआ। उसका एक दिन, दूसरा दिन बीता तो किसी बात हस्बैंड का फ़ोन वोन रह गया था, तो उन्होंने सोचा कि शायद उनका फ़ोन नीचे रह गया था, तो मैंने उठा के शायद उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज किया या कुछ किया। तो मैंने उस पर जब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने जो तलाक करा है, ये जो भी आपने किया है आपने मेरे साथ, वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से किया है। तब मेरे को उन्होंने बहुत मारा। अच्छा। तो मेरा फेस पूरा नीला हो गया था, हाथ नीला हो गया था। तो मेरी डॉटर ने, जो कमांडेंट थे उस वक़्त, उनकी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि घर पे ये हो रहा है। तो वो बेचारी अपने ड्राइवर के साथ, एमटीडी के साथ आई, भागी हुई, और उन्होंने देखा, पूरा मेरी सिचुएशन देखी, सब कुछ देखा। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड ने अपेरेंटली बाद में इनको कॉल करके बुलाया था। मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस में बुलाया गया है और उनसे क्या बात हुई है। हस्बैंड वापस आए, ये शाम 3-4 बजे की बात है, मुझे बाहर लेके बैठे, बोले मुझे बात करनी है। फिर मुझसे बात करने लगे, बोले अच्छा ठीक है, मैं तलाक वापस ले लूँगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन ये है कि तुम 3-4 महीने, जब तक मेरा दिमाग, मेरा मतलब मेंटली मैं स्टेबल ना हो जाऊँ, तब तक तुम बाहर रह लो, मैं तुम्हें रेंट दे दूँगा, सब कुछ। मैं इतनी डरी हुई थी, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से शादी बचाना चाह रही थी। मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है। ये एले हदीस में गए, एले हदीस एक सेक्ट है, वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने बात की। तो वो इमाम साहब का मेरे को कॉल आया, उन्होंने पूछा ऐसे ऐसे बात है बेटा, क्या है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी जो बात थी वो बताई उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है, तलाक उन्होंने जैसे 18 को सो कॉल्ड उन्होंने जो कि मैंने दिल में तुम्हें बोल तलाक दिया दे दिया है, 24 को मुझे बताया, 26 को उन्होंने वो तलाक वापस ले लिया और एले हदीस से जाके फतवा भी बनवा लिया। वही 2 विटनेस जो मेरे तलाक के टाइम पे थे मेरे हस्बैंड के हिसाब से, वही 2 उस फतवा पे सिग्नेचर है, सब कुछ है। तलाक वापस हो गया, ये मेरे साथ रहने लगे। 1 महीना बीता, मई एंड में मुझे बोलते हैं कि अब तुम रेंट में घर देखकर बाहर शिफ्ट कर जाओ, बाहर रहो। वहाँ पे शिफ्ट करा दिया, सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई स्टडी जॉब नहीं था, मुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने। मुझे बोला था पैसे दूंगा, वो नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं। तो क्या वो जो आप 3 महीने अलग रही, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा वापस आपको तलाक कहा वही मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने क्या पूरा वो है, मतलब जो कोई मुसलमान, सच्चा मुसलमान भी सुनता वो भी हैरान हो जाता है कि ये क्या है, कि ये इस्लाम में कहीं से भी वो नहीं है। 3 महीने बीते, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, तो मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ा, वापस आई। तो तब बकरा ईद थी, बकरा ईद के दिन सवेरे सवेरे मुझे फ़ोन आया। तो मैं बहुत उससे हुई, मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मी पापा का फ़ोन है। हम लोग के अंदर एक वो उम्मीद थी कि शायद बुला रहे हैं वापस। तो मुझे बोलते हैं कि मैंने जो, दिस इज़ नवंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब अप्रैल से नवंबर हो गया, नवंबर की बात है। नवंबर मुझे बोलते हैं कि जो मैंने तुम्हें 18 अप्रैल को तलाक दिया था वो जायज़ है, क्योंकि मैं हनीफी सेक्ट का हूँ, तो मेरे ऊपर वो लागू नहीं होता, मैं हनीफी सेक्ट का हूँ, तो मैं वो तलाक जायज़ है। मैं बहुत वो हो गई, फ़ोन वो रखा, रोना। ऑब्वियसली
आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं कि, और मैंने एयरफोर्स में एप्लीकेशन दे दी, आपका नाम मैं निकलवा रहा हूँ। मैं बहुत रोई थी। मेरे पड़ोस में रहते थे कर्नल मार्टिन, रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी के। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेरा सुना, आवाज़ सुनी रोते हुए, वो एकदम भागे हुए आए दोनों। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, आप फौरन कमांडेंट के पास जाइए। कमांडेंट बदल चुके थे। कमांडेंट के पास जाइए, उनको लिख के दीजिए और रिसीव कराइए डॉक्यूमेंट कि कोई एक्शन ना लिया जाए उसके बेस पे। वो लिखवाया, सब कुछ किया, उन्होंने लिख के दिया। क्लियरली मेंशन था कि जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड का जो भी वो डॉक्यूमेंट थे आगे मूव कर दिए, सब कुछ करा। मेरा नाम निकाल दिया गया, मुझे एफओ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उसके बाद से केसेस फाइल हुए, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं यही तो कहने का मतलब ये अर्शिया कि उन्होंने मतलब हर किसी को जिसको भी बनाया जा सकता था वो बेवकूफ बनाया। बिल्कुल, उन्होंने एफओस को भी बेवकूफ बनाया है, क्योंकि अभी पिछले साल की बात है, जनवरी की, मैंने बहुत कोशिश करी, मिनिस्ट्री को भी लिखा, सब कुछ जगह लिखा। तो बड़ी जो कमांडेंट की वाइफ जो मुझे जानती थी, उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो रखी थी, उनके थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक चीफ के वाइफ के ऑफिस में। एक जैग ऑफिसर बोलते हैं जो लीगल एडवाइजर्स, लीगल ऑफिसर्स होते हैं, उनसे मुलाकात हुई, पूरे पेपर दिखाए। तो वो हैरान हो गई, वो ऑफिसर, लेडी ऑफिसर थी, क्योंकि कोई भी वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था, सारे गलत डॉक्यूमेंट थे उनके पास जो मेरे हस्बैंड। तो अर्शिया लगभग कितने साल हो गए इस तरह की स्ट्रगल को आपको झेलते हुए? आप 2011 से लगा लीजिए, अभी तक मैं कर रही हूँ। अभी तक जो स्ट्रगल है वो चल रही है जी। तो आपने फिर उसके बाद अपना टीचिंग का काम जो है, जिसे आप पहले भी करती रही समय समय पर, उसको आपने दोबारा किया। हैदराबाद में भी टीचिंग का जॉब किया एंड वहाँ पे मेरे को 25,000 रुपये सैलरी मिलती थी, घर आके ट्यूशन पढ़ाती थी। बहुत मुश्किल है। मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी, उसने लॉ का 12th के बाद दोबारा नेक्स्ट ईयर लॉ 12th किया, लॉ क्लियर किया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उसका एजुकेशन कराने के लिए। तो नॉर्मल बच्चे ने ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर हैदराबाद में बहुत मुश्किल हो रहा था, हम बरेली शिफ्ट किए। बरेली 1 साल रहे, मेरी बेटी का ग्रेजुएशन हो गया, अब उसको भी जॉब का देखना है। फिर हम दिल्ली शिफ्ट किए। तो बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो मतलब फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हम छोटी छोटी चीज़ के लिए भी, हमारी कब तनख्वाह आती है, कब खत्म हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल, अर्शिया ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया और कर रही हैं। हर दिन इनके लिए भारी दिन की तरह बीतता है, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी इन्होंने और अपनी जिंदगी को चला के रखा। अर्शिया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम तेजस्विनी में और तुरंत हाजिर होते हैं। अभी बात हमारी ख़त्म नहीं हुई है। आज की हमारी तेजस्विनी अर्शिया इस्माइल। हेलो पापा। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? अपनी सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी, अब मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अर्शिया इस्माइल हैं, जो कि अपनी आप बीती सुना रही हैं, किस तरह से ट्रिपल तलाक का जो दंश है उसको झेला है इन्होंने और आज तक झेल रही हैं। अर्शिया, ये जो आपकी संघर्ष चल रहा है, इस दौरान जाहिर है आपकी मुलाकात या आप ऐसी और भी तमाम महिलाओं से मिलती होंगी, जुलती होंगी, और आपने तो काफ़ी आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ।
किस तरह का एक्सपीरियंस है, किस तरह का अनुभव है? क्योंकि आप तो देखिए पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हर औरत तो पढ़ी लिखी नहीं है, अपने अधिकारों को भी नहीं समझती। बहुत ही डरावना अगर आप कहिए तो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैं हैदराबाद के कोर्ट जाती थी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे ज़्यादा लॉयर के पे खर्च करने के लिए, तो एक NGO, एक ऑर्गेनाइजेशन है माई चॉइस करके, उनके लॉयर मेरा केस देख रहे हैं, तो उनके थ्रू भी मैं काफ़ी मिली मुस्लिम औरतों से, और कोर्ट में भी मैंने देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि बेचारी 16 से 20-22 साल की लड़कियां जो मतलब कुछ तो पढ़ी लिखी भी थी, मतलब मेरे बराबर में बैठी हुई हैं, और मैं देख रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो वो एक लड़की बता रही है कि उनके जो शौहर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्या किया उन्होंने, फ़ोन पे उनको तलाक बोल दिया, कोई ने किसी के ईमेल में कर दिया, और पर मतलब वो बच्चियाँ मतलब कम उम्र की बच्चियाँ ही हैं, और उन्होंने इस उम्र में क्या दर्द देख रहे हैं, और क्या कहते हैं इनकी सोसाइटी में, क्या कोई बात नहीं, तलाक हो गया, दोबारा शादी हो जाएगी। इज दैट द सोल्यूशन? एक औरत कमोडिटी तो नहीं है ना। उस लड़की ने मुझसे ये सवाल किया, कहते हैं कि मैं क्या कमोडिटी हूँ, आज मेरे इनसे शादी हुई, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, अब दूसरी जगह शादी हो जाएगी, वो कल के वो तलाक दे देंगे। बोले ये है क्या? तो इस तरीके से एक लेडी का मैं बताती हूँ, 6 बच्चों के साथ कोर्ट में, छोटे बच्चे को साथ कोर्ट में, हस्बैंड ने दूसरी शादी करने के बाद तलाक दे दिया इनको, वो कहाँ जाएगी लेडी? तो ये मतलब ये कहाँ का जस्टिस है कि आप किसी को मतलब किसी भी बिना किसी वजह के, एंड कोई भी जितनी भी लेडीज से मैंने बात करी है, कहीं पर भी कोई भी जस्टिफाइड रीज़न नहीं था तलाक का। और बिकॉज मेरे इतने साल हो गए हैं इस्लाम कबूले हुए, तो मैंने इसकी काफ़ी स्टडी की उसके बाद। इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं समझी थी कि तलाक के बारे में भी मैं पढूं। क्या कुछ पाया आपने, क्या कुछ मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर? सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आप बस आपने मैसेज करके या आपने फ़ोन उठा के, या फॉर दैट मैटर अगर आप गुस्से में भी हैं या किसी भी तरीके से आप इकट्ठा बोल नहीं सकते 3 बार तलाक। मतलब ये ऐसे तलाक ख़त्म नहीं होता, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ गिविंग तलाक। आपको बाकायदा टाइम फ्रेम होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप रिकंसाइल करें, आप समझें एक दूसरे को। हो सकता है फिट ऑफ टेम्पर में कुछ भी हो, एक तरीका होता है, पर वो तरीका तो फॉलो ही नहीं करते ना। जो इस्लामिक कायदा है, जो इस्लामिक तरीका है तलाक देने का, वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है क्या कुछ किया जाने की ज़रूरत है? क्योंकि इस समय आजकल ट्रिपल तलाक को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, बहस हो रही है, और ये पूछ रहे हैं औरतें, ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर ये ट्रिपल तलाक का क्या मतलब है? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी कोई चीज़ है, इस देश का संविधान जो कि सबको कहता है कि आत्मसम्मान के साथ और समानता के साथ जीने का हक है, तो उस आलोक में, उसकी रोशनी में इसका कोई मतलब दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखता। ये ट्रिपल तलाक अगर आप मुझसे पूछिए एज अ पर्सनल व्यू पॉइंट, आई डेफिनेटली फील कि दिस शुड बी अबॉलिश्ड, बिकॉज ये बहुत ही अनफेयर है। आप लेडी से पूछते भी नहीं हैं। अगर आप तीन महीने, अगर आप वो टाइम फ्रेम भी देते हैं, उसमें भी अगर आप अल्टीमेटली तीसरी बार तलाक दे देते हैं, आप उस औरत से तो पूछ ही नहीं रहे ना कि उसको क्या चाहिए, वो कहाँ जाएगी। मैं तो चलो ये पढ़ी लिखी हूँ, मैं स्कूल टीचर का जॉब करके अपनी बेटी को मैंने कर लिया है, पर लेकिन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल। जो अनपढ़ है उनका क्या? और अनपढ़ भी छोड़ दीजिए, एक औरत की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आपकी बीवी है, आपके बच्चों को संभालती है, आपके घर को संभाल रही है, आपकी मतलब वो घर उसका है। अब चाहे 3 महीने में तलाक दीजिए, चाहे 4 महीने में तलाक दीजिए, उसका तो कोई से ही नहीं है ना, उसका तो कोई से ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक लाइक आई फील ये तो सर्वेंट जैसा हो गया कि आज आपकी ज़रूरत है, आपने इतने साल काम कर लिया, अब आपका काम ख़त्म हो गया, प्लीज़ लीव। ये तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि यही तरीका हो गया। एक औरत बीवी नहीं है वहाँ पर, आप एक औरत को बीवी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आप एक कमोडिटी आप सोचते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब आपका काम खत्म हो गया, अब चलिए यहाँ से। तो ये तो कहीं किसी भी मतलब इंसानियत के नाते भी अगर आप देखिए तो कितना गलत है ये। हम अपने जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करते। तो अर्शिया, कैसे चल रही है अब आपकी ज़िंदगी, और किस तरह से आप ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये जो इशू है, इसको किस तरह से आप उठा रही हैं, और आगे क्या आपका करने का विचार है? मैं एक्चुअली इससे पहले तो मैंने
अपने आप अकेले ही स्ट्रगल कर रही थी। कोर्ट का केस वो है, मैंने कभी मीडिया में भी जाने का कभी पहले नहीं सोचा था। लेकिन जब ये जाकिया सुमन जी से मेरी मुलाकात क्या हुई, मैंने उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसके बाद मैंने ऑनलाइन जाके उनका नंबर ढूंढा, उनसे बात की। देन आई रियलाइज्ड कि जितने लोग इसके बारे में उनको सपोर्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और जिन्होंने एक्चुअली में ये दर्द फेस किया है, वो अगर जितना आगे आएंगे शायद अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। मैं आपको बताती हूँ, पिछले 5 साल से मैंने भी डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा, मैंने भी गवर्नमेंट को लिखा, मैंने प्रेसिडेंट को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बीजेपी सरकार में भी लिखा। लेकिन मुझे आज जो दिखता है रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का इन फेवर ऑफ दिस कि ये बंद होना चाहिए, वो मुझे एज एन इंडिविजुअल जब मैं लिख रही थी मुझे नहीं मिला। तो ये जो आवाज़ उठी है इसके लिए बहुत मैं आई डोंट नो क्या बोलूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी वो कर रही हूँ, तभी मैं शायद आपके पास भी हूँ, बात कर रही हूँ इसके बारे में। अदरवाइज तो ये चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि और औरतें भी इसी प्रकार से आगे आएंगी? क्या आपको लग रहा है कि जो एक आवाज़ जो कि कहीं दबी हुई है वो सामने आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिकॉज जितना औरतें निकल के आएंगी, मैं भी तो नहीं आई थी, मैं भी निकली बाहर, तो ये आएंगी आवाज़ें, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट फेयर, बहुत ही अनजस्ट है। मैं आपको एक बताती हूँ, मैं उस दिन देख रही थी, एक लेडी है, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दिया और पेपर पे साइन करवा लिया। और साइन करने के बाद जब उसके घर वालों के पास बात पहुंची और जब वो पेरेंट्स के पास गई और जब वो पेपर वेपर दिखाए गए, तो उसमें क्या आप सोचिए उस हस्बैंड की, ये आप सोचिए, आप भी लेडी हैं, आप सोचिए कि उस औरत को किस तरीके से ट्रीट किया गया इस सिचुएशन में। आपने तलाक दे दिया, अपने घर से निकाल दिया, छोटा बच्चा है उसके पास, बेटा है, आपने उस पेपर पे उससे ये लिखवा दिया कि अगर वो लेडी किसी और से शादी करती है तो वो बच्चा जो है हस्बैंड ले लेगा। अच्छा, तो ये व्हाट इज दिस, ये है क्या? आप एक औरत को क्या समझते हैं? आप तो हर तरीके से उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो औरत वो यही बोल रही थी, कहती मैं क्या करूं इस वक्त, मैं अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकती, खो नहीं सकती, लेकिन फिर उसका सपोर्ट कौन है? जी, लेकिन हम जानते हैं कि अर्शिया इस्माइल उन औरतों में से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को जस्टिस चाहिए, एंड जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं रहने वाली, मुझे जस्टिस चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी, एवरीथिंग इज एट स्टेक, बिकॉज मैं एक नौकरानी नहीं थी, मैं एक बीबी थी, तो बीबी को बीबी की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तमाम औरतों को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी लेडी इस चीज़ से गुजरी है उसको आवाज़ उठानी चाहिए, उसको आगे आना चाहिए और इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। लड़ना इन अ सेंस कि कोई ये नहीं बोल रहा कि आपको लड़ाई वर्ड यूज़ करके, बिकॉज आगे जो आपका आप जिससे आप अपनी हक के लिए बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं ही इज़ योर हस्बैंड, तो वो इमोशन, अटैचमेंट, सब चीज़ें अपनी जगह होती हैं, बट वो अलग एक साइड रख के एक अपने आप को एक औरत समझ के, एक इंडिविजुअल समझ के, एक इंसान समझ के अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में कोई गलत वो नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। जो औरत अपने आप को ये सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं आगे जाके कैसे कर सकती हूँ, कमज़ोर नहीं है आप। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की थी। तो फैमिली, हाँ एक तरीके से फैमिली का सपोर्ट है, बट अगर आप बोलें फाइनेंशियल सपोर्ट है, नहीं है। अगर आप बोलें कि कोई आदमी आपके साथ, कोई भाई खड़ा है या कोई खड़ा है कि हाँ आप अकेले रहती हैं, आपकी बेटी अकेले रहती है, कोई सहारा है, कुछ नहीं है। हम अकेले हैं। मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बेटी को पालने की किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अगर मैं लड़ रही हूँ, इट इज़ नॉट फॉर द मनी, बिल्कुल, इट इज़ फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड माई प्राइड। आपको सब कुछ अकेले करना है और आप बहुत स्ट्रांग हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी औरतों को कि डरो मत, स्ट्रांग रहो जी, अपने हक के लिए लड़ो। जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि आप अपने हक के लिए इसी तरह से लड़ती रहेंगी और ज़रूर आपको आपका हक मिलेगा। अर्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ तेजस्विनी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हिम्मत की एक मिसाल अर्शिया इस्माइल। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए,
नमस्कार।